तो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस एसएसबी के बारे में। यानी कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि एसएसबी का पूरा प्रोसेस क्या है। ठीक है, और पूरी ही जानकारी आप जानेंगे आज इस वीडियो में, जिसका नाम है ऑल अबाउट एसएसबी। आज की इस वीडियो में क्या क्या होने वाला हम इंडेक्स के थ्रू देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसबी की हिस्ट्री की, फिर स्टेज 1 क्या होता है एसएसबी के अंदर, स्टेज 2 क्या होती है, फिर हम जानेंगे थोड़ा सा कुछ मेडिकल्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डेटा एंड फैक्ट्स की कुछ। ठीक है, तो अगर आपका भी सपना है ऐसे ही प्लस साइन के साथ फोटो खिंचाने का, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एसएसबी। एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये अडॉप्ट किया था 1943 में हमने, और इस सिस्टम को हमने लिया था ब्रिटिश आर्मी से, और ब्रिटिश आर्मी ने इसको लिया था यूएस आर्मी से। एसएसबी इंटरव्यू तीनों ही सेनाएं करवाती हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस की यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। लेकिन थोड़ा सा नाम में डिफरेंस आता है, जैसे कि आर्मी कराती है एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, वहीं एएफएस में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे इस प्रोसेस में, तो वो कहलाएगा एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, एंड जब नेवी में जाएंगे तो वो कहलाएगा नेवल सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो चीज़ें सेम है, थोड़ा बहुत अंदर का प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो कि आप बाकी की वीडियो जैसे कि व्हाट इज एएफएसबी या व्हाट इज एनएसबी उसमें सीख जाएंगे। लेकिन एसएसबी का जो ओवरव्यू है यानी कि एक आउटलाइन है, वो बिल्कुल सेम रहती है, यानी कि इतने ही टेस्ट कराए जाएंगे, इस तरीके से कराए जाएंगे, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। सबसे पहले बात होती है स्टेज 1 की। स्टेज 1 को स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहा जाता है। अब जैसे कि नाम कह रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इतनी बड़ी कोई भीड़ आएगी तो उसमें से कुछ बच्चे छट जाएंगे, ठीक है, तो स्क्रीनिंग हो जाएंगे वो बच्चे, और उसके लिए आपको लेकिन 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। पहला है OIR टेस्ट, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ये एक तरीके का रीजनिंग का टेस्ट होता है, जिसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल आते हैं। ठीक है, एंड उसमें मिक्स ऑफ बोथ रहता है। ऐसी बुकलेट्स आपको मिलती हैं, उसमें कुछ अलग अलग तरह के सवाल रहते हैं, आपको उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना रहता है। याद रहे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप सभी को टाइम लिमिट के अंदर पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ओके, एज द नेम सजेस्ट पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, जो कि इस तरह की कोई पिक्चर होगी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, एक हेजी सी पिक्चर भी होती है कई बार, और ये पिक्चर आपको दिखाई जाती है स्क्रीन पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए, ओनली फॉर 30 सेकंड्स। उसके बाद आपको बॉक्स में डिटेल भरनी होती है। कौन सा बॉक्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि OIR के लिए आपको मिलती है OMR शीट। ठीक है, आर्मी बोर्ड में जब आप जाएंगे तो आपको OMR शीट मिलेंगी, लेकिन जब आप AFSB में जाएंगे तब आपको ऐसी OMR शीट नहीं मिलेगी। तब आपको डायरेक्टली आंसर्स लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट का आंसर A है तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा A। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आर्मी बोर्ड में आपको OMR शीट्स मिलती हैं, है ना। वहीं पे ये होती है हमारी PPDT की शीट्स, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के लिए जो ब्लैंक शीट मिलती है वो ये है। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखा होगा, मैं इसी बॉक्स की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही, कि किस बॉक्स में 1 मिनट में आपको डिटेल भरनी है। तो इस बॉक्स में अंदर डिटेल्स भरी जाएंगी और साथ में आपका एक्शन का पार्ट लिखा जाता है, यानी कि पिक्चर में क्या हो रहा है और किसके प्रोस्पेक्ट में हो रहा है, इस चीज़ को आप वहाँ पर मैंशन करते हैं। आगे इसमें देखिए कि ये ब्लैंक शीट है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि नेम, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, बैच नंबर। ठीक है, यानी कि फिर आप 1 मिनट के भीतर में ये डिटेल्स को फिल करेंगे, यानी कि बॉक्स की डिटेल और एक्शन की डिटेल को। ऊपर की डिटेल्स आप ऑलरेडी फिल कर चुके होते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन मिल चुके हैं इस चीज़ को फिल करने के लिए। ठीक है, फिर आपका इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और जब आप अपनी स्टोरी लिख लेते हैं 4 मिनट के भीतर, देखिए 30 सेकंड आपको मिले पिक्चर दिखाने के लिए, 1 मिनट मिला आपको बॉक्स की डिटेल्स फिल करने के लिए, और बाकी का आपको मिले 4 मिनट स्टोरी लिखने के लिए। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं कलेक्टिवली, आपको फिर लग जाना है स्टोरी को याद करने में। जब आप स्टोरी को याद कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए दिया जाता है, जो कि होती है डिस्कशन टेस्ट की। उससे लेकिन पहले होता है आपका इंडिविजुअल नरेशन। आपको इस तरीके से सेमी सर्कल में बैठा दिया जाता है, लगभग 14 to 16 पीपल का ये ग्रुप होता है। आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं ऑलरेडी पहले ही, और उसके अकॉर्डिंग आपको वैसे बैठाया जाता है न्यूमेरिकल ऑर्डर में, और फिर एक एक करके एक एक व्यक्ति का बैठे बैठे ही आपका इंडिविजुअल नरेशन सुना जाता है। इंडिविजुअल नरेशन क्रिस्प, क्लियर, शॉर्ट एंड टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्टोरी डायरेक्टली डिलीवर होनी चाहिए पूरी तरीके से। आपके जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाने चाहिए अच्छे से इस प्रोसेस के दौरान। इसके बाद अब आप समझ के चलिए 14 से 16 लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं ग्रुप में। ठीक है, एंड देन आपसे सबसे इंडिविजुअली एक एक की स्टोरी सुनी गई। लगभग सबकी स्टोरी अलग अलग होती है, लेकिन फिर आपसे कहा जाता है कि आपको एक कॉमन स्टोरी पे आना है और कॉमन स्टोरी को बनाना है। फिर अपने में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना है, जो कि उस कॉमन स्टोरी को ग्रुप के सामने प्रेजेंट करेगा। देखिए, ये एक टफ प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। कॉमन प्रैक्टिस से, है ना, ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होकर और गाइडेंस के थ्रू ये चीज़ अचीव की जा सकती है। दैट्स वेयर मेजर कल्चर क्लासेस कम्स इनटू रोल। ठीक है, जहाँ पर आप और लोगों के साथ मिलेंगे, बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट इंटरव्यू करेंगे, साथ में इंटरेक्ट करेंगे उनके साथ में, उनको जानेंगे, आप कुछ अपने इनपुट्स देंगे, वो कुछ अपने आउटपुट्स देंगे, आपको सीखने को मिलेगा, दूसरों को सिखाने का मौका मिलेगा, और दोस्ती यारी में आप बहुत कुछ चीज़ें आगे आगे सीख जाते हैं। ठीक है, जब आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हैं, तब आप पहुँचते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 के अंदर अब
3 टेस्ट होते हैं। देखिए स्टेज 1 को क्लियर करने वाले व्यक्ति को स्क्रीन इन कैंडिडेट कहा जाता है और जो वहाँ से आउट हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, स्क्रीन आउट कैंडिडेट। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी अब आपकी। देन यू कम्स टू साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू और इसमें होता है आपका GTO टास्क। ठीक है, इन तीनों में ही अच्छा करने के बाद, कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद आप जब रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको इस तरह के चेस्ट नंबर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, देन कम्स द साइकोलॉजिकल टेस्ट। देखिए यहाँ पे हमने बात करी स्टेज 2 में सबसे पहला टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो इसमें हम साइकोलॉजी के टेस्ट की बात करेंगे। इसमें भी 4 टास्क होते हैं। पहला आपका टेट, वेट, SRT, SDT। ठीक है, तो जो पहला है आपका टेट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, फिर वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फिर SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एंड देन कम्स दी SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आइए थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसे आपको PPT में एक पिक्चर दिखाई थी, यहाँ पे आपको 12 पिक्चर्स दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी बॉक्स या डिटेल्स भरने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो आपको उसके लिए 1 मिनट भी नहीं दिया जाता है, बिकॉज वो भरने के लिए है ही नहीं, तो उसको टाइम दे के क्या करेंगे। इसीलिए 30 सेकंड में पिक्चर दिखाई जाती है और बाकी के 4 मिनट में स्टोरी लिखनी होती है डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसी 12 पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, पिक्चर जब आपको 12 स्लाइड्स दिखाई देंगे, उसमें 11 में तो पिक्चर्स होंगी, लेकिन जो 12वीं स्लाइड होगी ना, ब्लैंक होगी, एकदम वाइट स्क्रीन। उसके लिए आपको मन से एक कहानी लिखनी पड़ेगी ऑन स्पॉट। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप घर से भी अपनी कहानी एक प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जिसमें आपके OLQs या क्वालिटीज़ या कुछ भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज़ आप लिख के उसमें आ सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी क्वालिटी शो हो जाए। फिर टेट के बाद हम आगे चलते हैं वेट की तरफ। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ना, टेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 4 मिनट मिलते हैं और 30 सेकंड यहाँ पे हर पिक्चर को देखने के लिए मिलते हैं और बाकी के 4 मिनट उसको लिखते हैं, स्टोरी को लिखने के लिए। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है लगातार। और उसके बाद ही फिर डायरेक्टली शुरू होता है आपका वेट। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थोड़ी सी ब्रीफिंग होती है आपकी। उसके बाद इसमें क्या होता है, 60 वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड आया, 15 सेकंड तक रहेगा, चला जाएगा, तुरंत दूसरा वर्ड आ जाएगा, फिर ये रहेगा थोड़ी देर के लिए, फिर चला जाएगा, तीसरा वर्ड आ जाएगा। ऐसे स्क्रीन पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लगभग 15 मिनट तक ये प्रोसेस चलता रहता है पूरा। और 60 वर्ड्स आपके सामने हर 15 सेकंड्स में आते रहते हैं। ठीक है, हर एक वर्ड आएगा, 15 सेकंड रहेगा, चला जाएगा। उसको देखकर आपको एक सेंटेंस लिखना है ना। सेंटेंस जो नहीं होना चाहिए वो आपका ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्स वगैरह को कई बार अवॉइड करने को कहा जाता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत इंक्लूड करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं, दिक्कत नहीं है। देन कम्स द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें कि आपको SRTs मिलती हैं। ठीक है, कुछ SRTs आपके सामने प्रेजेंट की जाती हैं और उन SRTs के थ्रू आपको उसको टैकल करते हुए 60 सिचुएशंस मिलती हैं। और वो 60 सिचुएशंस को टैकल करने के लिए आपको जो बुकलेट मिलेगी एक, उसमें आपको उसके सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। यानी कि अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो हर SRT को करने के लिए लगभग 30 सेकंड होते हैं। ऑन एन एवरेज बच्चा 45 से लेकर 50 SRT के बीच में करता है यहाँ पे। ठीक है, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन बेहतर रिस्पॉन्सेज दे सकें। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की तरफ ना जाके क्वालिटी की तरफ जाके जब आप ज़्यादा फोकस करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। फिर आता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये आपके बारे में आप खुद बताते हैं कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले इसमें होता है आपका पेरेंट्स ओपिनियन, आपके माता पिताजी आपके बारे में क्या सोचते हैं। देन कम्स योर टीचर्स ओपिनियन, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। देन कम्स योर फ्रेंड्स ऑब्लिक कलीग ओपिनियन, जिसमें आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग अगर आप वर्किंग वाले हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देन कम्स योर सेल्फ ओपिनियन, आपका खुद का अपने बारे में क्या विचार है। और जो 5वां है वो आपका एम इन लाइफ। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू लाइक टू बी। तो इस तरीके से SDT पूरा होता है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट यानी कि टेट के अंदर आपको इस तरह की पिक्चर्स दी रहती हैं, है ना, यही आती रहती है एक के बाद एक, और फिर आपको इनके लिए स्टोरीज लिखनी पड़ती है। ये पिक्चर जिसमें एक बच्चा है, उसके सामने एक वॉयलेंट टूटा हुआ है, ये आपको हर बार SSB में दिख जाएगी, बिकॉज एक सैम्पल पिक्चर होती है, आपको दिखाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तरफ। इसी में इस तरह के वर्ड रहते हैं, सॉरो, ठीक है, लव, वेट, बग, यू, एक्सप्लोर, टेबल, चेयर, या कुछ भी, फादर, या कभी कभी नेगेटिव वर्ड, हेट, मर्डर, रेप, इस तरह के वर्ड्स भी आपको वहाँ पे काउंटर करने को मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिचुएशन दी रहेगी, उसमें आपको खुद को इमेजिन करना है, अपने आप को सुपर हीरो टाइप का व्यक्ति नहीं समझना है। ठीक है, आपको एकदम नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करना है और जैसा एक दिमाग लगा के हो जाए उस चीज़ में। ठीक है, उस सिचुएशन में रह के जो आपके लिए बेस्ट आउटकम रहे, आपको वो लिखना है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक सिचुएशन का एग्जांपल, मैं आपके 2 सिचुएशन के एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूँ, आपको इनका सॉल्यूशन मुझे नीचे लिख के भेजना होगा। ठीक है, यू आर इन अ ट्रेन एंड लॉस्ट योर पर्स विथ मनी यू। अब आप क्या करेंगे, आप ट्रेन में थे, आपका पर्स खो गया जिसमें पैसे थे, अब आप क्या करेंगे। तो आप जो भी करेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। दूसरी चीज़ SRT है, वाइल ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन ही फाउंड दैट हिज टिकट इज लॉस्ट। अब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन आपको तभी पता चला कि आपकी टिकट तो लॉस्ट हो गई है। अब आप क्या करेंगे। तो जो आप एक्चुअल में करेंगे उस सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन कीजिए और उसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट की तरफ। यहाँ लिखा हुआ व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट योर टीचर्स स्लैश बॉस थिंक अबाउट यू, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके टीचर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, बॉस आ जाएगा, और वहीं पे फ्रेंड्स की जगह पे क्या आ जाएगा, कलीग आ जाएगा। फिर आ जाएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वुड यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, ठीक है। इस तरीके से पूरा एसडीटी भी खत्म हो जाएगा, पूरा साइक टेस्ट भी खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर 4 टेस्ट आपने दिए थे। देन उसी के बाद आपका साइक टेस्ट जब खत्म हो जाएगा, आपसे एक पीआई का फॉर्म भी भरवा लिया जाएगा। एयरफोर्स बोर्ड में साइक टेस्ट उसी दिन कंडक्ट हो जाता है जिस दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सुबह स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, शाम को साइक टेस्ट हो जाएगा। लेकिन आर्मी बोर्ड में क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें आपको पीआई को भरवा लिया जाता है, और फिर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में आपका फ्रेश माइंड के साथ साइक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पीआई की फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में आप जानेंगे, पीआई की फॉर्म होता है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, हाउ टू फिल पीआई की फॉर्म, आप जरूर देखिएगा। देन कम सीआईक्यूज की बात, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं 3 तरह के, जैसे कि पहला होता है आपका एजुकेशन के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा आपका होता है फैमिली के बेसिस पे, और तीसरा आपका होता है स्पेयर टाइम हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे। 6 होते हैं वैसे, लेकिन उनको मर्ज करके 3 में ही कंबाइन करके इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। देन कम्स द क्रॉस क्वेश्चंस, जो आपसे सीआईक्यूज पूछे गए हैं, आपकी फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्पेयर टाइम हॉबी इंटरेस्ट के बारे में, उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर करता है। लगभग पूरा इंटरव्यू प्रोसेस चलता है आपका 40 to 45 मिनट्स, कई बार 1 घंटे तक भी स्ट्रेच हो सकता है। एंड याद रहे पूरा एसएसबी प्रोसेस इंग्लिश में चलता है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपका कम्युनिकेशन, आपकी नॉलेज और आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एसएसबी में एक्सेल करना है तो, ठीक है। देन कम्स जीके, है ना, जनरल नॉलेज का पार्ट आता है। फिर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं तो उसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए, एयरफोर्स में जा रहे हैं तो उसकी पूरी नॉलेज, और अपने नेवी में जा रहे हैं तो उसकी पूरी नॉलेज। इसी के साथ अगर आप साइंस बैकग्राउंड से और टेक्निकल बैकग्राउंड से अगर नाता रखते हैं तो आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, आपसे उससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आप स्मार्टली ड्रेसअप होकर इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठते हैं, ठीक है, और अपना इंटरव्यू देते हैं। देन हम आते हैं, हमने साइक टेस्ट देख लिया, हमने इंटरव्यू दे लिया, अब हम आते हैं जीटीओ की तरफ, ठीक है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर के टास्क की तरफ, जिसमें सबसे पहले होता है आपका जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, देन कम्स योर जीपी, है ना, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, देन कम्स पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जीओआर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसको स्नेक रेस भी कहते हैं, फेमस होती है काफ़ी, बहुत मज़ा आता है इसमें। देन कम्स एचजीटी हाफ ग्रुप टास्क, देन कम्स लेक्चरेट, फिर आता है कमांड टास्क, फिर आता है आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, फिर लास्ट में आता है आपका फाइनल ग्रुप टास्क। आइए एक एक के बारे में जानते हैं डिटेल में थोड़ा सा। ग्रुप डिस्कशन, इसमें आपके बेसिकली 2 जीडीज़ होते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूसली, ठीक है। कोई भी सोशल टॉपिक या आपका जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक या करंट से रिलेटेड टॉपिक या साइंस एंड टेक का कोई टॉपिक आपको दिया जाता है, उसके साथ आपको 3 लीड्स मिलती हैं, आपको एक लीड को चुनते हुए उस पूरी जीडी को कंटिन्यू करना है ना, और कॉपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हुए जीडी को आगे ले जाना है, और इस तरीके से बाद में फाइनली आप दूसरे जीडी की तरफ जाएंगे। और उसमें याद रहे यहाँ पे जो पहला जीडी होता है ना, उसमें आपको चॉइस मिलती है, या तो आप इस टॉपिक पे बोल लीजिए या तो इस टॉपिक पे, तो आपके ग्रुप को चूज़ करना था कि हम किस टॉपिक पे बोलेंगे। लेकिन इसी के बाद जो दूसरा जीडी होता है उसमें तुरंत ही उसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलती है, ठीक है। फिर जीडी खत्म हो जाता है, जीडी की बात आता है जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले आपको एक 3D मॉडल दिखाया जाता है ज़मीन पे। 3D मॉडल दिखाने के बाद क्या होता है कि वो आपसे मतलब उसको समझाते हैं, जो ऐसे सर होते हैं, जो जीटीओ सर होते हैं, वो आपको समझाते हैं कि भाई ये मॉडल क्या है, कौन सी तरफ ईस्ट है, कौन सी तरफ वेस्ट है, ये वाटर बॉडी है, ये गांव है, ये रेलवे लाइन है, सब कुछ समझाते हैं आपको एकदम डिटेल में अच्छे से। कोई डाउट ऐसा रहता नहीं है, कोई डाउट होता भी तो पूछ सकते हैं, बट डाउट जनरली होता नहीं है, इतने अच्छे से समझाया जाता है वहाँ पर आपको, ठीक है। एंड देन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताई जाती हैं एक नरेटिव के थ्रू। एक नरेटिव रहता है जो कागज़ पे लिखा हुआ रहता है, उस नरेटिव के थ्रू आपको वो चीज़ बताई जाती है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, आप 8 लोग थे, आप यहाँ जा रहे थे, ठीक है, कहीं पे बम ब्लास्ट होना है, कहीं पे चोरों ने चोरी कर रखी है, कहीं पे शायद किसी की भैंस पानी में गिरते जा रही है ना, और कहीं पे क्या हो सकता है कि किसी का पर्स खो गया। तो उसके अकॉर्डिंग आप उस सिचुएशन में कैसे करेंगे, इसमें बहुत मज़ा आता है। जीपी को लेकर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा आपके सामने कि सॉल्यूशन कैसे लिखना है और उस चीज़ को काउंटर कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। जीपी में क्या होता है कि जीपी में जब आप अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं उसके बाद आपका फिर से एक जीडी होता है। अब आपको फिर से एक बार कॉमन सोल्यूशन पे आना है और फिर से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना है जो कि ग्रुप के सामने कॉमन सोल्यूशन को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक और जीडी होता है। देन कम्स द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। एज द नेम सजेस्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिविटी बढ़ती जाती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते आता है। इसमें 4 ऑब्स्टिकल होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो जो पहला ऑब्स्टिकल है वो थोड़ा सा ईजी, सेकंड वाला थोड़ा सा कठिन, तीसरा और कठिन और चौथा और कठिन। पूरे चारों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाने में लगते हैं आपको लगभग 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एक शॉर्ट वीडियो बनाई जिसमें मैंने 5 पीजीटी रूल्स के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पीजीटी है, इसमें काफ़ी मज़ा आता है। इसमें लकड़ी फट्टा बल्ली की मदद से आपको आगे बढ़ना होता है। इसके रूल्स को लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से और बनाऊंगा जिसमें आपको सारा फ्रंट सपोर्ट क्या होता है, बैक सपोर्ट क्या होता है, कैंटिलीवर क्या होता है, लोड फलक्रम, इन चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे तो आपको काफ़ी
काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसके साइंस होती है बेसिकली एक, है ना, उसको आप सीख जाएंगे। देन कम्स ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, स्नेक रेस जिसे कहा जाता है। अब आप सोचेंगे सर स्नेक रेस क्यों कहता है, यहाँ पे क्या सांप लेकर आते हैं? ऐसा नहीं होता भाई। इसमें क्या होता है कि एक टेंट रहता है, रोल्ड अप टेंट, ठीक है, उस टेंट को रोल अप किया होता है और एक स्नेक का फॉर्मेशन दे दिया जाता है, ठीक है, स्नेक का शेप जैसा लगता है, इसलिए उसका नाम स्नेक रेस है। इसमें आपके लिए एक वॉर क्राई भी होना जरूरी है, आपके ग्रुप का बाकी ग्रुप्स के साथ कंपटीशन होगा। मान लीजिए ये ग्रुप आपका है, दूसरा ग्रुप किसी और का, तीसरा किसी और का, चौथा किसी और का, ऐसे इसमें 6 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। आप पूरा ग्रुप साथ में मिलके फुल जोश के साथ उस स्नेक को पकड़ते हुए 6 ऑब्स्टिकल को कंप्लीट करते हैं विद इन टाइम लिमिट, और फिर जो जीत जाता है वो अपने खुशी में बहुत खुश होता है, ठीक है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो जोश भरा इवेंट होता है, इसमें दूसरों के साथ जोश दीजिए, दोस्त भरिए और साथ में कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़िए, सेल्फिश मोटिव ना दिखाई दिए अब बस आपका, ठीक है। इसको करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं हाफ ग्रुप टास्क में। देखिए अभी तक आप GTO सीरीज़ में पूरे ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, मान लीजिए आप 8 के 8 लोग या 10 के 10 लोग पूरे एक ग्रुप के साथ काम कर रहे थे, लेकिन फिर आपके ग्रुप को आधा कर दिया जाएगा, 4-4 में या 5-5 में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-5 में डिवाइड कर दिया। अब आपके सामने एक ऑब्स्टिकल आएगा, सिर्फ एक। PGT में कितने ऑब्स्टिकल्स थे? 4, लेकिन HGT में केवल कितना ऑब्स्टिकल है? 1, ठीक है। तो उस एक ऑब्स्टिकल को आपको टैकल करना है। आप जितने भी लोग हैं, 4 या 5 लोग, ठीक है, आप लोग उसको टैकल करेंगे और क्रॉस करेंगे। सिमिलरली जब आप कर लेंगे तो दूसरा ग्रुप आपको देख नहीं रहा होगा, तब बाद में जब आपको भेज दिया जाएगा तब दूसरा ग्रुप आएगा और उस टास्क को वापस करेगा, ठीक है। HGT हो जाता है। HGT के बाद आता है लेक्चरेट। देखिए GTO जो है ना वो 2 दिन चलता है। पहले दिन शुरू के 6 टास्क हो जाते हैं, यानी कि लेक्चरेट तक, और बाकी के 3 टास्क नेक्स्ट डे होते हैं। बिकॉज GTO इतना लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम लग ही जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका लेक्चरेट, इसमें आपको मिलते हैं 3 मिनट प्रिपेयर करने के लिए, 3 मिनट बोलने के लिए अपने ग्रुप के सामने। लेकिन इसमें क्या होता है, एक पर्ची रहती है, ठीक है, एक स्लिप रहती है, इसके ऊपर 4 टॉपिक लिखे रहते हैं, ठीक है, डिफिकल्टी के हिसाब से। कुछ टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, फिर थोड़े से मॉडरेट, फिर ईजी। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप किस पे बोल पाते हैं, किस पे जितना ज़्यादा कंफर्टेबल है और जितने अच्छे से आप बोलेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रोसेस करना है। देन फिर आपका GTO का ही जब नेक्स्ट डे होता है, उसमें आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है। इसके अंदर 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। कितने ऑब्स्टिकल्स होते हैं? 10 ऑब्स्टिकल्स। टाइम लिमिट कितना है? 3 मिनट का टाइम है। उस 3 मिनट में आपको 10 ऑब्स्टिकल्स को पूरा करना है, ठीक है। और आप इसमें कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, और जिस ऑब्स्टिकल में जितना मार्क्स लिखा हुआ है, जैसे कि कमांडो वर्क है मेरे पीछे, अगर इसमें मान लीजिए 9 लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको 9 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी और बोर्ड में आप जाते हैं, वहाँ पे 8 लिखा हुआ मिल जाएगा आपकी तारीख में, क्योंकि अब आपके पास टार्जन स्विंग भी है, अब आपके पास वर्टिकल रोप भी आ चुका है, इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस हो चुका है। SSB बोर्ड्स में पहले नहीं था, पहले सिर्फ AFSB में होता था कि वर्टिकल रोप होता था, ठीक है। अब जैसे AFSB में आपको कमांडो वॉक नहीं मिलेगा, वहाँ पे दूसरे ऑब्स्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनमें दूसरी नंबरिंग होगी। इस तरीके से है ये चीज़ें, ठीक है। ऐसे आप कमांडो वर्क करते हैं, ऊपर जाके कमांडो कहते हैं। हालांकि ये अकेला नहीं होता, इसमें 10 होते हैं, वो आपको डिटेल की वीडियोज़ में मैं बता दूंगा कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में कौन कौन से ऑब्स्टिकल होते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। देन आपको एक कमांड टास्क मिलता है, ठीक है, और आपको कमांडर बनाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप कमांडर हैं और 2 होते हैं आपके सबऑर्डिनेट्स, वो आपके साथ में हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आप उनकी मदद से टास्क को कंप्लीट करते हो, ऑब्स्टिकल जो आपको मिला है उसको आप कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमांडर होते हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद फिर से एक होता है फाइनल ग्रुप टास्क। अब देखिए सबसे पहले तो 4 टास्क जो थे शुरू के, उसमें आपको ग्रुप में रखा गया, फिर आपको हाफ ग्रुप टास्क में लाया गया, आधा कर दिया गया, फिर आपको इंडिविजुअली असेस किया गया, अब आपको वापस से ग्रुप में कंबाइन कर देंगे। और आप हमेशा देखेंगे जब भी आप FGT को काउंटर करेंगे ना, आपका पूरा ग्रुप इतना कोऑर्डिनेशन में आ चुका होगा कि सब बहुत ईजिली हो जाएगा। ये होने के बाद फाइनली आपका होती है कॉन्फ्रेंस, जो कि नेक्स्ट डे और 5th डे एंड डे पे होती है कॉन्फ्रेंस। अब जब कॉन्फ्रेंस होगी तो इसमें क्या होता है कि सारे बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं, आपका रिजल्ट आपके सामने रहता है, और वो डिस्कशन करने के बाद आपको फाइनली एक कमरे में जब आप सब लोग असेंबल हो जाते हैं, बच्चे आपके सामने क्या करते हैं, आपका रिजल्ट लाके प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये बच्चा रिकमेंड हुआ है, और उसको स्टेज पे आना रहता है। बाकी लोग क्लैप बजाते हैं उनके लिए, और बाकी जो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं वो अपना बैग लेके बाहर चले जाते हैं, फिर से स्ट्रगल में लग जाते हैं कि किसी दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, और उन्हें करते रहना चाहिए, ऐसी मेहनत करते रहना चाहिए, दिल निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ना जब कॉन्फ्रेंस होती है तो इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपका स्टे कैसा था, फूडिंग कैसा था, अगर उनको कोई डाउट है तो आपसे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का इंटरव्यू में डाउट लगा है उनको कि इंटरव्यू में इसको सेलेक्ट करें या ना करें, तो आपसे मिनी इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है, आपसे कुछ व्यूज़ पूछे जा सकते हैं, किसी SRT को लेकर कोई SRT प्रेजेंट की जा सकती है आपके सामने, ठीक है। तो ऐसा भी, ऐसी चीज़ों के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस के बाद जब आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर होता है आपका मेडिकल। मेडिकल में सबसे पहले आपका स्पेशल मेडिकल बोर्ड जो कि 1 से 2 हफ्ते तक चलता है, फिर उसके बाद आपको 42 डेज़ का टाइम भी मिल जाता है। अगर आपको टाइम चाहिए रहता है तो अपील मेडिकल बोर्ड में अप्लाई करके आप 42 डेज़ का टाइम ले सकते हैं। देन कम्स योर रिव्यू मेडिकल बोर्ड, ठीक है, ये RNR दिल्ली में होता है। तो फिर इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट मेडिकल होता है। और मेजर कल्चर क्लासेस की खास बात यही है कि हमारे पास खुद का
एक मेडिकल सेंटर है, ठीक है, जिसके अंदर हम मेडिकल बच्चों को पहले ही करा देते हैं, प्री मेडिकल जिसको कहा जाता है, ठीक है। और उसके थ्रू बच्चे को पहले ही आइडिया रहता है कि मैं मेडिकली फिट हूँ, या मगर अगर मुझे कहीं पे मान लीजिए किसी चीज़ में कमी भी है जो कि टेम्परेरी रिजेक्शन जिससे मुझे मिल सकता है, जो कि सही हो सकती है, तो 42 डेज़ का टाइम में सही करा, इससे बेटर होता है कि वो हमारे यहाँ के पहले ही सही करा लेता है उस चीज़ को। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है एमकेसी में। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं हमारे एमकेसी के ही सेंटर की है, मेडिकल की, तो उसमें पूरी जाँच हो जाती है, सारे डेंटल पॉइंट्स वगैरह सब कुछ चेक हो जाता है, चेस्ट वगैरह, आई वगैरह का पूरा जानकारी है, ठीक है। इसके बाद अब कुछ डेटा एंड फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो एज़ पर रिसर्च बाय एन एक्स असेसर ऑन द थाउजेंड्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, उन्होंने पाया कि केवल 6% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिसको तीनों असेसर्स यस कहते हैं, ठीक है। 90% यानी कि ज़्यादातर रिकमेंड होने वाले व्यक्ति वो होते हैं जिनको 3 में से सिर्फ 2 असेसर ने यस बोला होता है, और 4% ऐसे भी होते हैं जिनको केवल एक ही असेसर ने यस कहा और वो रिकमेंड हो गए। जनरली ऐसा प्रेसिडेंट अगर कह दें तो यस हो जाता है, यानी कि बोर्ड का प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये थे वो सारे डेटा एंड फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।